सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को एक वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे पॉलिनोमियल को बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर हम कंसेप्ट को भी सीखेंगे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल सीखने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम पॉलिनोमियल को सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन मूव ऑन करेंगे हम इनके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखना आप 2.1 जैसे क्वेश्चंस होंगे या 2.2 के जितने भी क्वेश्चन, उसमें एक जनरल फॉर्म दी होगी, जो दी होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही दी होती है। अब यहीं से हम सीखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, बट अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो याद रखना पॉलिनोमियल एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल्स का, ठीक है, कांस्टेंट्स का और कुछ नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जहाँ पर इसी से समझते हैं। जैसे एक जनरल फॉर्म है कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c। तो याद रखना पॉलिनोमियल क्या है, एक यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है क्या, ax² प्लस bx प्लस c। अब याद रखना यहाँ पर जो c है वो हमारा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होता है याद रखना, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कांस्टेंट याद रखना कोई भी एक नंबर जो अकेला है, ठीक है, अल्फाबेटिक वर्ड नहीं, कोई भी जो एक नंबर है जो अकेला है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। इसी के साथ जैसे यहाँ पर ये a और यहाँ पर ये जो b है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स। क्या है बेटा, ये वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स को भी सिंपल लैंग्वेज में याद रखने का तरीका ये है कि कोई भी अगर आपको अल्फाबेटिक वर्ड दिख जाए, ठीक, चाहे ABCPQR, तो वो क्या होता है हमारा वेरिएबल्स। अब यहाँ पर मैथ्स में हम जहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में हम के भी यूज़ करते हैं, तो के को एक कॉन्स्टेंट के टर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी याद रखना कि जितने भी अल्फाबेटिक वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। अब देखो पॉलिनोमियल भी कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है, कैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या जानेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब जिसमें अल्फाबेटिक का कोई एक ही टर्म, जो एक ही वर्ड यूज होगा। जैसे मान के चलो हम यही एक्सप्रेशन को लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर अगर आप अल्फाबेटिक वर्ड्स जैसे देख रहे हो a b, ये तो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलो इससे नहीं, एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में, इस जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें जो x है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल। क्या है बेटा, वेरिएबल। अब इसमें याद रखना कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, ठीक है। याद रखना कोई भी फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी होगी, जैसे 1/x दिया होगा, ठीक है, या x के ऊपर -1 की पावर दी होगी, तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होता। और एक चीज़ और याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल की पावर होगी, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी पॉलिनोमियल की पावर होगी वो क्या होगी बेटा, एक होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर, जो कि 0 1 2 3 यहाँ से चलेगी, है ना। यहाँ से ये पावर है इसकी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x², ठीक है। तो ये क्या है, एक होल नंबर, ठीक है। तो याद रखना जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर में, ठीक है। इसी के साथ हमने एक दो चीज़ें और याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना, जैसे मैंने आपको वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बता दिया, अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, कोफिशिएंट। क्या याद रखना है, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है देखना, याद रखना इसको भी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो याद रखना। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर 3x², ठीक है, यहाँ पर जैसे ये वाला टर्म लिखी, और एक यहाँ पर मैंने लिख दिया मान के चलो 4x। क्या लिख दिया बेटा, 4x। अब मुझे बताना कि जो भी हमारा वेरिएबल, जैसे हमारा यहाँ पर पहले में, जैसे यहाँ पर पहले में हमारा वेरिएबल क्या है, 3x² है ना, 3x, बाकी जो x है वही वेरिएबल है। वेरिएबल के जो साथ वाला कोई भी नंबर होगा वो ही बेटा क्या होता है, कोफिशिएंट। क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट। तो अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ऐसे अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट जो साथ वाला टर्म होगी वो क्या होगी,
4, तो 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने लिखा मैथ्स सब्जेक्ट। अब मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट जो है, मान लो ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट जो आगे वाली टर्म होगी वो क्या है, मैथ्स, तो मैथ्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वेरिएबल्स के बारे में मैंने बता दिया है, कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में बता दिया। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर ये भी चीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना पॉलिनोमियल की कुछ डिग्रीज होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे जो भी आपने पढ़ी होगी डिग्री, जैसे मान के चलो मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 5x+2। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 4x² प्लस 3x+1। ठीक है, मैं रैंडमली कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसकी। जैसे मैंने लिखा 5x³ प्लस x। ठीक है, अब मुझे बतानी है डिग्री। तो बेसिकली डिग्री क्या होती है, डिग्री हमेशा याद रखना, डिग्री होती है जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसमें जो वेरिएबल दिख रहा है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी 1 डिग्री है। ठीक है, जैसे इस टर्म में मैं देखूं पूरा, तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, यहाँ पर तो 1 दिख रही है, यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो मैं लिख सकता हूँ ये 3 डिग्री है। ठीक है, और याद रखना जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, जो भी कांस्टेंट होगी उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो बेटा क्या होगी, 0। याद रखना कांस्टेंट की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, = 0। ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने अभी क्या डिस्कस करना है, जैसे पॉलिनोमियल में हमने ये चीज़ पता कर ली। अब मूव ऑन करते हैं हम एक चीज़ और इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल में जैसे आपने मोनोमियल पढ़ा होगा, बाइनोमियल पढ़ा होगा, ट्राइनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भी 2 चीज़ें होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर हम 2 चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, और दूसरा जानेंगे बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे अभी हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे पहला आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर, है ना, लीनियर होता है। एक आपने सुना होगा नाम क्वाड्रेटिक, है ना, चैप्टर भी है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन भी है हमारा। और एक आपने सुना होगा क्यूबिक। ठीक है बेटा, अब लीनियर में हमेशा याद रखना कि लीनियर जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, सॉरी जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी होगी, 1 होगी। और क्वाड्रेटिक में 2। ठीक है, और जो क्यूबिक होगी उसमें कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री 3। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, ax² + bx + c जो इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। और ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में क्या बताना कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, और ये इन तीनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करें तो बेस्ड ऑन टर्म्स में जैसे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि हमारा होता है मोनोमियल, फिर हमारा होता है बाइनोमियल, है ना, और तीसरा हमारा होता है ट्राइनोमियल, और जो हम पढ़ रहे हैं वो तो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो मोनोमियल में क्या होता है कि 1 टर्म होती है। कितनी टर्म्स होती है बेटा, 1 टर्म होती है। जैसे एग्जांपल से समझें,
एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर तो जैसे मैंने लिख दिया 5x, एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गई, मोनोमियल। बाइनोमियल में जैसे 2 टर्म्स होगी, कितने टर्म्स होंगे बेटा, 2 टर्म्स। जैसे मान के चलो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और ट्राइनोमियल में जिससे क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर यही लिख दिया ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख दो, या तो मैं लिख दूँ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो ये सब क्या है, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। आई होप ये भी कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये वाला सबसे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पॉइंट को, जो भी ये कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x -2, ठीक है। अब जैसे आपने क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किए होंगे कि हम लेट करते थे। जैसे मैंने लेट किया x इज इक्वल टू 2, तो जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरा जो px जो पॉलिनोमियल 2 है वो कितना हो जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। अब ये क्या है कि जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे 0 कहते हैं, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल पे वैल्यू 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिखा px इज इक्वल टू x - 3, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लेट किया x इज इक्वल टू 1। तो मेरी कंडीशन क्या बनी, p1 इज इक्वल टू 1 - 3, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। जब मैंने लेट किया x इज इक्वल टू 2, तो px जो p इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 हो गया। बट जब मैंने लेट किया x इज इक्वल टू, तब p जो 3 था वो कितना हो गया, 3 - 3 0। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने लेट किया है x इज इक्वल टू 3, यही पावर क्या बना रही है, 0, ठीक है। तो यही पावर क्या बना रही है, 0। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जैसे लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। ये भी चीज़ आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बेटा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या जानना है, जैसे हमने प्रीवियस कंसेप्ट सीखा था, क्या सीखा था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। कौन सा होता है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर में हमने क्या सीखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1। तो इसमें भी वही याद रखना है कि 1 तो होगा, बट अब क्या होगा, 0, सिर्फ 1 होगा। और क्यूबिक में डिग्री कितनी थी, 2, और यहां पर भी होगा 2 0, बट कितने, मैक्सिमम 2, ठीक है। और यहां पर 3, ठीक है, मैक्सिमम। अब यहां पर जैसे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसको समझते हैं। जैसे तीसरा हो गया, ये चौथा ग्राफ दिया हुआ है, ये पांचवा दिया हुआ है, और ये छठा दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर चीज समझना, देखो यहाँ पर ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन की हुई है। जैसे यहाँ पर पहला अगर आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्स एक्सिस है उसी के जो पैरेलल कौन सी है, रेड लाइन है आपको, वो किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के। तो याद रखना जब पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, तो जो हमारा पॉलिनोमियल जो पी एक्स फंक्शन होता है, जो यहाँ पर जो एक्स हम यूज कर रहे थे, वो कितना हो जाएगा, 0। कब होगा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना जो पी एक्स होगा, जो हमारा पी एक्स होगा, वो कितना हो जाएगा बेटा, जो जीरोज होंगे मैक्सिमम 0, वो कितना होगा, 1। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हो ना कि ये लीनियर पॉलिनोमियल में कौन सा होगा, 1 0, तो ये लीनियर हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्स यहाँ पर एक कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, और यहाँ पर और यहाँ पर कर रहा है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो याद रखना ऐसे जब ग्राफ बन जाए तो जो हमारा पी एक्स होता है वो कितना, 0 जब बनाता है, मैक्सिमम 3। तो जब 3 बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो ये क्यूबिक हो गया। इसी तरीके से फोर्थ की बात करें
तो फोर्थ में देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ही कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो 2 पॉइंट बनाने, तो उसको कितने पी एक्स बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर पी एक्स फंक्शन देखिए, अब मुझे आप ये चीज़ बताना इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो यही हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसी के में ही ये चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। एग्जाम में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो भी कभी कभी ये चीज़ अगर पूछ ली जाए तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जैसे ये वाला कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से ही आपके जो आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के, यहीं से अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पूछा क्या किया है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जैसे जीरोज हमने ये भी चीज़ सीख ली है, कोफिशिएंट्स ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और जानते हैं क्या होता है। तो याद रखना, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल से ही समझ आता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लेट करते हैं इक्वेशन वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो याद रखना, अब इसमें पहले एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। याद रखना यहाँ पर ये जो पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर भी होता जाए साइड पे, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, ठीक है बेटा, ताकि आपको क्लियर होता रहे। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी नंबर आपको अकेला दिखे तो वो कौन सी टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर 4 क्या होगा, कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से जो जहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर दिखे उसके आगे वाला, जहाँ पर हमें वेरिएबल दिख जाए, देखा ना, ये एक्स स्क्वायर है और जहाँ पर एक्स है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स। इनके आगे कुछ भी हो, चाहे 4 लिखा हो, अगर कुछ भी ना हो तो 1 लेट कर लेना, ठीक है, 1 मान लेना, तो वो उनके क्या होते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पर याद रखना, जैसे यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन सभी को किससे डिवाइड कर दिया बेटा, मैंने ए से कर दिया, ठीक है। किससे कर दिया बेटा, ए से कर दिया, ठीक है। अब याद रखना यहां पर 2 चीजें, मैंने क्या किया, यहां पर ए आएगा आगे, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर दिया, ए से। तो यहां पर मुझे बताना, यहां से ए और ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा बेटा, यहां पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, यही बचेगा। अब देखो यहाँ पर मैं इस प्लस को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस और माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या बनाता है, प्लस। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ बी अपॉन ए और यहाँ पर लिख सकता हूँ सी अपॉन ए। देखना, देखो यहाँ पर मैथमेटिक का रूल भी नहीं ब्रेक हुआ और हमारा जो काम था वो भी हो गया। मैंने क्या किया, इस टर्म को याद रखना, ये फर्स्ट टर्म, इन सभी को मैंने किससे डिवाइड किया, ए से। तो यहाँ पर देखना, ए से ए कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ ये सेम रहा, और मैंने इस प्लस को ब्रेक किया माइनस और माइनस में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि जो हमारा माइनस बी अपॉन ए आ रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा सम ऑफ नंबर्स ऑफ जीरो, ठीक है। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस भी बोलो या सम ऑफ नंबर्स ऑफ जीरोस, ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां पर जो हमारा पॉजिटिव का सी बाय ए आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस बोलो बेटर रहेगा, ठीक है। यहां पर आप बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं ना, सम ऑफ जीरोस लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे इस क्वेश्चन को भी इंप्लीमेंट करेंगे,
एग्जाम्पल से समझेंगे, बट हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो माइनस बी अपॉन ए है वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यहाँ पर जो माइनस बी अपॉन ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस के, और जो सी अपॉन ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, क्या याद रखना कि हाँ यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस हैं और जो माइनस ए अपॉन बी, हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो सी अपॉन ए है उसको बोलते हैं बेटा हम अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये भी याद रखना। और अगर ये चीज़ समझ आ गई तो देखना यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर मान के चलो मैंने लेट किया, मैंने किया लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा मान के चलो इस इक्वेशन में, एक्स इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहा, माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, यह ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर जो सी अपॉन ही है यहाँ पर, उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। आई समझ बेटा? अगर ये चीज़ समझ आ गई तो याद रखना, ये जो इक्वेशन, जो ये फॉर्मूला बना है ना, इसी से जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे इसी से सॉल्व होंगे। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, कैसे बना। आप अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके समझ लेना। ठीक है, ठीक है, हमने जीरोस के बारे में पढ़ लिया, कोफिशिएंट के बारे में आपको बता दिया, इसके रिलेशनशिप भी बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब लिखा है फाइंडिंग पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब जीरोस मिल जाएं तो पॉलिनोमियल बनाना इजी होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल से वहीं लेट किया मैंने, जैसे मान के चलो मैंने फिर से समझा देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या किया था कि सभी इक्वेशन को, इसको मान के चलो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड किया था, ए से। ठीक है, मैंने पहले भी समझा दी चीज़, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, और सी को भी। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ समझना, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर ए और ए कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और सी अपॉन ए। मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि अगर लेट कर लूँ मैं, अगर लेट क्या कर लूँ कि जहाँ पर हमारा माइनस बी अपॉन ए है वो किसके बराबर लेट कर लिया मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा के, और जहाँ पर सी अपॉन ए है वो किसके बराबर कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा के, है ना। अब यहाँ पर देखो, इस प्लस को मैंने ब्रेक किया माइनस और माइनस में, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस ही बनाएगा, तो मैथमेटिक का कोई ब्रेक भी नहीं हुआ रूल, है ना। रूल जो था हमने तोड़ा भी नहीं और काम भी बन गया। अब मैं इसमें अगर लेट कर दूँ माइनस बी अपॉन ए को क्या कर दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कर दूँ, और सी अपॉन ए की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये कब यूज़ होगा फार्मूला, जब हमें पॉलिनोमियल्स क्या दिए होंगे, जो जीरोस दिए होंगे वो गिवन दिए होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कभी स्किप मत करना। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मत स्किप करना, क्योंकि ये एग्जाम में इतनी बेनिफिशियल रहेगी कि आप डायरेक्टली भी क्वेश्चंस भी बना पाओगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट है बेटा, वो कंसेप्ट है कांस्टेंट का। कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। देखो कांस्टेंट में एक चीज़ याद रखना, जैसे मान के चलो कांस्टेंट में मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ध्यान देना। ठीक है, क्या ध्यान देना है, इस पे, इस प्लस के सी पे देना। मैंने बोला कि अगर हमें कांस्टेंट, हम इफ कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, जब हमें कांस्टेंट टर्म जो पॉजिटिव दी होगी तब हमारे पास दो केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं बेटा, दो केस, केस नंबर 1 और एक बनता है हमारा केस नंबर 2। पहला केस क्या बोलता है कि जब कभी भी कांस्टेंट टर्म हमें पॉजिटिव दी हो, ठीक है, तो हमने जो बीच वाली टर्म होती है, जो सेकंड टर्म होती है ना, जो सेकंड टर्म होती है, इसके ऊपर ध्यान देना। अगर हमारी सेकंड टर्म, ठीक है, हमारी सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म होगी ना, देखना ध्यान से, अगर सेकंड टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, सेकंड टर्म किसके बराबर होगी, पॉजिटिव,
तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे, है ना, तो जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, याद रखना, जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो बोथ फैक्टर्स क्या बनेंगे, पॉजिटिव के। कौन से बनेंगे, पॉजिटिव के, बोथ। और इसी तरीके से अगर मान चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो याद रखना जब कांस्टेंट पॉजिटिव हो बट जो मिडिल टर्म, जो मतलब कि सेकंड टर्म है, वो हमें क्या दी हो, नेगेटिव। क्या दी हो बेटा, नेगेटिव। तो फैक्टर्स जो होंगे वो क्या बनेंगे, नेगेटिव बोथ। ठीक है, ये कैसे वर्क करेंगे आगे क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगी। ये पहला कंसेप्ट आ गया, ठीक है, ये आ गया कंसेप्ट नंबर 1। और यहाँ पर हम समझेंगे कंसेप्ट 2। ठीक है, अब इसमें याद रखना, जैसे मान के चलो यहाँ पर सिर्फ एक ही केस बनता है, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब कांस्टेंट टर्म क्या होगी, नेगेटिव। तो याद रखना इफ कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, है ना, जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी तब हमने क्या करना होता है, हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। ठीक है, कितने फैक्टर्स बनते हैं, दो ही बनते हैं। कौन से, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। बट इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी, ठीक है, इसमें भी हम दो केसेस से समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो भी मैं चीज बोलना चाहता हूँ। पहला केस ये बोलता है कि अगर जो मिडिल टर्म है, अगर जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, वो क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो तो याद रखना जो छोटा वाला नंबर होगा ना, छोटा वाला, वो नेगेटिव होगा और जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। और इसी का ही रिवर्स, अगर सेकेंड टर्म हमें क्या दी हो, नेगेटिव, तो याद रखना जो छोटा वाला नंबर होगा वो पॉजिटिव का बनेगा और जो बड़ा वाला होगा वो नेगेटिव का। आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज ये कौन सी हमारी 2.2। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन को जब कभी भी आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर मार्क कर लेना, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म और इसको थर्ड टर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम इसका कंसेप्ट सीखते जाएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या करना, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे पहली टर्म हमें दिख रही है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं वहां पर हम क्या लेट कर लेंगे, 1। हम क्या मानेंगे, 1। और थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, 8, तो 8 लिखेंगे, तो 8 1 जा 8। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना कि 8 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 8 रिजल्ट आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 2 आए। ठीक है, तो जैसे मान के चलो, अगर मैं इसको एक बार पूरा बेसिक से बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करने की ट्राई करेंगे। जैसे 8 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 8 करो, 2 4 जा 8 आता है ना, और कौन से टेबल में आता है। अब आप ये मत करना कि 8 इंटू 1, क्योंकि हमारे पास यही टेबल्स है, 1 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब देखो मान के चलो ये वाले फैक्टर, जैसे ये फैक्टर निकले और ये फैक्टर निकले, जैसे पहले फैक्टर को अगर मैं प्लस करूं तो 8 + 1 कितना होता है, 9, बट हमें चाहिए क्या यहाँ पर 2, तो मतलब कि प्लस करने पे ये नहीं बन रहा। अब इसी फैक्टर को एक बार माइनस करो, जैसे मैंने किया 8 - 1 तो बचा 7, तो हमारे चाहिए कितना, 2, बट यहाँ पर ये फैक्टर्स वर्क ही नहीं किए, तो इसका मतलब ये वाले पहले फैक्टर हैं ये वर्क ही नहीं करेंगे। चलते हैं दूसरे फैक्टर की ओर, एक और प्लस करो तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, तो 6 तो हमें मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब प्लस करने पे तो बना नहीं, माइनस करते हैं, 4 - 2 तो 2 बन रहा है, और 4 × 2 किया तो 8, तो इसका मतलब ये वाले फैक्टर ये क्या है, बिल्कुल राइट फैक्टर। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको और जो हमारी लास्ट टर्म है उसको एज इट इज उतारना है। जैसे देखो मैंने एज इट इज उतारा, जो थर्ड वाली कांस्टेंट टर्म है उसका साइन भी देखना है, साइन भी मैंने एज इट इज उतारा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर्स को पहले लिख लो, छोटा वाला नंबर पहले लिख लो,
बड़ा वाला बाद में लिख लो। ऐसा वैसे भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करो तो छोटा बड़े का कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी अगर आप छोटा नंबर पहले लिखोगे तो आपको दिक्कत, गलती जहाँ पर आप कर रहे हो ना वो नहीं होगी आपसे, ठीक है। अब हम वही कंसेप्ट सीखना है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, माइनस का। अभी बताया कि अगर कांस्टेंट हमारा नेगेटिव हो तो सेकंड टर्म अगर पॉजिटिव हो, बट यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पर देखना सेकंड टर्म क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का कंसेप्ट क्या बताया कि अगर सेकंड टर्म नेगेटिव की हो तो जो छोटा नंबर होता है वो पॉजिटिव का बनता है। तो छोटा नंबर में से कौन सा है, 2, और बड़ा नंबर माइनस का। इनके साथ कौन सा वेरिएबल है, x, तो दोनों के साथ x आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ब्रेक। एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और 2x को देखना। अब 2x में मुझे बताना ब्रैकेट के बाहर हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब x हमें पहले ही बार दिख रहा है तो इधर क्या बचेगा, 2। अब याद रखना ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम बना दो। यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व होगा, बचा ये नेगेटिव की टर्म है तो सबसे पहले माइनस डालो। x हमें अंदर दिख रहा है तो बचा कौन, 4, तो 4 को लिख दो। अब बाहर वाले नंबर क्या है, x और माइनस का 4 है ना, ये बाहर के नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर, उनको दोनों को जोड़ के एक बार लिख दिया। और जो ब्रैकेट दोनों सेम दिख रही है उनमें से एक ब्रैकेट को लिख दो, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही लिखनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर पूछा है पहले जीरोस फाइंड करना, तो इनको किसके बराबर कर दूंगा, 0 के। तो याद रखना x माइनस 4 को भी 0 के बराबर करना पड़ेगा, और बचा हमारा x प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर कर दो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वल टू की तरफ जब पॉजिटिव टर्म चाहती है तो नेगेटिव की बन जाती है, और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, और ये पॉजिटिव टर्म है तो ये नेगेटिव बन जाएगी। तो हमारे पास दोनों जीरोज निकल गए, एक 4 निकला और एक -2, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो उन्होंने पूछा हुआ है, वेरीफाई। अब देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में बिना वेरिफिकेशन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेट दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या क्या जीरोज हैं बेटा, वहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं ना, 2 जीरोस। अब यहाँ पर लिखो हेयर अल्फा प्लस बीटा, पहला कौन सा होता था, अल्फा प्लस बीटा, है ना। आपको मैंने ये चीज बताई हुई है यहाँ पर, अगर आप इस स्लाइड पे देखना, एक मिनट रुको। तो कोई भी नंबर मान लो, जैसे मैंने -2 को पहले मान लिया, और अल्फा एंड 2 बीटा। ये कहाँ से कंसेप्ट आया, यहाँ से आया कंसेप्ट, देखना बेटा। यहाँ से जब मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यहाँ में आपको बताया था कि जो -a/b होता है उसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जो कि क्या होता है, सम ऑफ जीरोज के। आप -b/a भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अल्फा प्लस बीटा से आपको इजिली समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से ये कंसेप्ट को उठाया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, याद रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब कभी भी सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहेगा, और जो पावर बढ़ जाएगी मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है ना, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, दोनों को आपस में बराबर करना है। वेरीफाई, वही तो वेरीफाई है, ठीक है। जैसे हमने अल्फा क्या लटकी होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार करेक्शन कर लेना, यहाँ पर हमने अल्फा को करना था लेट, है ना। तो अल्फा -2 मान लो, और बीटा मान लो बेटा आप 4, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा कितना है, -2 प्लस, है ना, यहाँ से दिख रहा है, और बीटा कितना है, 4। यहाँ पर माइनस दिख रहा है फार्मूले का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो इस इक्वेशन के पास, इस एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 2, पर कौन सा, माइनस का, तो माइनस का 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लो। अब करो सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म ये है तो प्लस का रहेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया, 2 के साथ वेरीफाई हो गया वेरीफाई।
इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला था वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये चीज़ आप देखना जाओ, ये वाली चीज़ है ना, ये माइनस बी अपॉन ए है और दूसरी वाली सी अपॉन ए है ना। सी क्या है, कांस्टेंट, और ए क्या है, इसी का जो कोफिशिएंट जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा ध्यान रखना। अल्फा कितना है यहाँ पर, माइनस का 2 इंटू बीटा कितना है, प्लस का 4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट हम क्या है, माइनस की 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर समझना, इसको सॉल्व करो तो 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गए, वेरीफाई। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको इजीली समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मानना फर्स्ट टर्म, इसको मानना सेकंड टर्म, इसको मानना बेटा थर्ड टर्म। तो पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट टर्म क्या हमारी 4 कोफिशिएंट, और थर्ड वाला क्या दिख रहा है 1, तो 4 1 सा 4। 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि प्लस माइनस करने पे 4 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 बन जाए, ठीक है। तो क्या फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म को और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज उतारो और जो भी दो फैक्टर्स हैं उनको बीच में लिख दो। अब यहाँ पर भी देखना कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, फिर से चलो एक बार स्लाइड के ऊपर जहाँ पर मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर देखना कि जब कांस्टेंट टर्म हमें पॉजिटिव दिखे, है ना, यहाँ पर देखना, और हमें जो सेकंड टर्म है, जो बीच वाली टर्म है ना, वो नेगेटिव दिखे, तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे, नेगेटिव के। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी ऐसा दिखता हो आंख बंद करके यहाँ पर दोनों जरा नेगेटिव लिखा दो। अब एस यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है तो एस लिखेंगे, ठीक है। अब ब्रेक करो, 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2s और 2s में, ताकि मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाए, बीच में माइनस आ गया, इसको ब्रेक किया तो ये मिल गए। यहाँ पर -2s है तो माइनस लिखा, 2s हमें बाहर दिख रहा है ब्रैकेट के, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह में लिखूंगा 1। अब क्या करो, ब्रैकेट बनाओ पहले एक, जिसमें दोनों ब्रैकेट को सेम करो, और यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया, ये बचा, ये माइनस का है, 2s हमें अंदर दिख रहा है तो उसकी जगह 1 लिखो। बाहर वाले नंबर क्या दिख रहा है, 2s माइनस 1, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसमें एक बार लिख दो। इक्वल टू किसके करना है, 0 के, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। 2s माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर दो, और यहाँ पर 2s माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर दो। अब यहाँ पर देखना, ये माइनस का 1 यहाँ पर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, और कोई भी टर्म अगर वेरिएबल के आगे है उसको उठा के नीचे ले आओ, अगर नीचे है तो उसको उठा के ऊपर ले जाओ। जैसे इसके आगे है तो इसको नीचे उठा लो, यहाँ पर भी सेम बनेगा। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1/2, ठीक है। तो हमारे दोनों जीरोज निकल गए, कौन निकले, 1/2 और 1/2, ठीक है। अब हमने करना क्या है, वेरीफाई, तो करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में हमने क्या करना, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा, है ना। अब यहाँ पर मैंने लिखा हेयर अल्फा को किसके बराबर कर दिया, 1/2 के, और बीटा लेट कर लिया हमने 1/2 के। सबसे पहले हमने क्या वेरीफाई करना होता है, सबसे पहले हमने करना होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अभी आपको बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, पीछे देखा। बट यहाँ पर वेरिएबल एस चल रहा है तो उसकी जगह हम एस लिखेंगे, ये चीज का भी ध्यान रखना है। और उसके नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर एस है तो हम लिखेंगे एस स्क्वायर। अल्फा कितना दिख रहा है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, एस के पास जाओ, एस का कोफिशिएंट क्या, माइनस का 4, फॉर्मूले का माइनस और -4 ये वाला आ गया, अपॉन एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 4, तो 4 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं एक बार लिखूंगा 2, और 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 कटा तो 1 बन गया। यहाँ पर 4, चलो इसको एक बार पहले आगे सॉल्व करके लिखते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया, 4 और 4 कटा तो 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 = 1, ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट यहाँ पर सीखते हैं, नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है क्या, अल्फा इंटू बीटा।
जो कि किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। याद रखना, देखो इस फॉर्मूले को इजीली याद रखना कि पहली जो नीचे टर्म रहेगी, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसमें पावर सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर भी एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर है। पहले में याद रखना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और दूसरे में कांस्टेंट टर्म। ये कहाँ से है, ये पीछे हमने कंसेप्ट सीखा है, उसको एक बार फिर से देख लेना। अल्फा कितना दिख रहा है 1/2, बीटा कितना दिख रहा है 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 1 और एस स्क्वायर अभी हमने देखा 4। जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है बेटा, फिर से वहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी जो जनरल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कि जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा लास्ट में रहता है। बट अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो कांस्टेंट उन्होंने बीच में दिए हुए। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे रीअरेंज। तो रीअरेंज में ये इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी, ये बनेगी सेकेंड टर्म और ये बनेगी थर्ड टर्म। ठीक है, तो इसको मैं एक बार समझाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड किया तो हमारा 6 इंटू 3 होगा। 6 से 18, दो फैक्टर बनाने जो प्लस माइनस करके 7 बनाए, तो वो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 7। मैंने बोला कि जो पहली टर्म है और जो लास्ट की टर्म है उसको एज इट इज़ उतारो और दोनों जो फैक्टर्स हमारे जो बने हैं उसको लिख दो। अब फिर से वही नेगेटिव टर्म है तो दो फैक्टर्स बनेंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। बट बीच वाली टर्म नेगेटिव की है तो छोटा नंबर पॉजिटिव बनेगा और बड़ा नंबर नेगेटिव का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखना यहाँ पर बेटा। देखो इस 6 को फैक्टर्स मैंने 9 बोला और लिख दिया मैंने यहाँ पर 7। इसको करेक्ट कर लेना, 2 इंटू 9 होगा, है ना, 7 ही उतार दिया मैंने। ठीक है, अब देखना बेटा, इसको अगर ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बन जाएगा 6 को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखना 3x इंटू 2x। देखना 2 3 ज़ा 6, x इंटू x एक्स स्क्वायर। बट अगर मैं इसको 2x को बाहर रखूं तो मेरे पास कॉमन आ जाए। देखना इसको ऐसे, ये क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें 2x दिख रही थी इसलिए 2x को ही बाहर रखा। 2x की जगह 1 आ जाएगा। देखना जो चीज़ हमें कॉमन दिख रही है तो उसकी जगह 1 लगा दो। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम करो। ये टर्म सॉल्व कर ली, ये कर ली, बचा ये वाली टर्म माइनस 9 है ना। तो 9 में हमें कितना पार्ट अंदर दिख रहा है 3, तो 3 इंटू 3 और x भी अंदर दिख रहा है तो यहाँ पर 3 आएगा। बाहर वाले नंबर्स को और जो सेम ब्रैकेट दिख रही है 3x प्लस 1 उसको लिखो और इक्वल टू 0 के कर दो। अब हमने क्या करना है, 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर करना है और हमारा जो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा, फिर से वही जो नेगेटिव नंबर है वो इक्वल टू के इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाता है और साथ वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/3। अब हमने करना बेटा वेरीफाई। ठीक है, अब वेरीफाई पे जो लाइन थी वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली सीधा हेयर से स्टार्ट करूँगा क्योंकि स्पेस नहीं बच रही यहाँ पर। तो अल्फ़ा हो जाएगा -1/3। आप 3/2 को भी लिखो तो कोई दिक्कत, तभी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करो कि जो छोटा नंबर है, जो हमें छोटी टर्म दिख रही है उसको पहले लिख लो 3/2। तो सबसे पहले क्या वेरीफाई करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो किसके बराबर होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है तो एक्स लिखेंगे एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा कितना दिख रहा है यहाँ पर जो हमने लेट किया हुआ है -1/3 प्लस बीटा कितना दिख रहा है 3/2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7 तो ब्रैकेट में लिखो अपॉन एक्स स्क्वायर कितना दिखा 6 तो 6 नीचे आ जाएगा। करो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है और बीच में हमें प्लस माइनस दिख जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा -2 6 3 2 6 और यहाँ पर करो माइनस माइनस प्लस 7/6
आई थिंक मैंने कोई गलती ना की हो। 2 3 3, ओ सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 3 9 करना था, मैंने 2 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, इसको देखो, तो 3 3 9 हो गया, 9 में से 2 गए तो बचा 7, 7/6 हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट हमने क्या वेरीफाई करना है? नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा, जो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अल्फा कितना दिख रहा है? अल्फा में दिख रहा है -1/3 इंटू बीटा कितना दिख रहा है? 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमें क्या दिख रही है अब यहाँ पर? थर्ड टर्म -3, तो -3 लिखो। साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि यहीं पर बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6। फिर से जब मल्टीप्लाई दिख जाए ना तो ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले नीचे से, तो ये हो जाएगा -3/6। अब देखो यहाँ पर हम इसको अगर काटें तो ये कट सकते हैं, पर क्यों काटना है? हमें तो सिर्फ वेरीफाई करना है, तो दोनों अगर हमें सेम दिख रहे हैं तो हो गया हमारा आंसर। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर हमें पहला जो वेरिएबल तो हमें दिख रहा है बट हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं 0 को, बट अभी के लिए मत करना क्योंकि हम सबसे पहले इसको 0 फाइंड करेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? कॉमन। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है और u दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + 2 इज इक्वल टू 0। कैसे किया मैंने? यहाँ पर देखो u दिख रहा था, मैंने u को ब्रेक किया। यहाँ पर 4 और 8 का टेबल में आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 को कॉमन निकाला, 2 4 2 8, और यहाँ पर ये बन गया टर्म। अब हमने क्या करना है? 4u को भी 0 के बराबर करना है और u + 2 को भी 0 के बराबर करना है। तो u इज इक्वल टू 0/4 कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2। अब हमने यहाँ पर करना है वेरीफाई। वेरीफाई में सबसे पहले फिर से वही वो लाइन आप लिख लेना, दैट इज जीरोज ऑफ, ठीक है, वो वाली। हेयर में लिखूंगा अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा? 0 मान लो, और जो बीटा होगा वो कितना होगा? -2। तो सबसे पहले हमने निकालना अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पर u दिख रहा है ना, तो लिखो u एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अपने से इसको 0 कर लो, मान लो, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अल्फा कितना दिख रहा है? 0, प्लस बीटा कितना दिखा? -2, तो ब्रैकेट में लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, u का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 2, तो माइनस बाहर और प्लस का 8 ब्रैकेट में रखो, अपॉन u स्क्वायर कितना है? 4, प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 2 तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी हो जाएगा -2, तो -2 के साथ क्या हो गया? वेरीफाई। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या करना है? दूसरा निकालना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना दिख रहा है? -2। कांस्टेंट टर्म हमें दिख नहीं रहे, पर हमने क्या लेट की हुई है? 0, तो 0 लिखो, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हमें u 4 दिख रहा है, तो 4 लिखो। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, और डिवाइड करो तो अभी भी 0 आता है। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जैसे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है t² - 15। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर याद रखना, हमें एक फॉर्मूला याद रखना, a² - b², जो किसके बराबर होता है बेटा? a + b और a - b, है ना बेटा। अब करना क्या है? हमें मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा कंसेप्ट लगाना है जिससे मैथमेटिक्स के रूल भी ब्रेक ना हो और हमारा काम भी बन जाए। जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ रूट, क्या करूँ? रूट, बट आप बोलोगे 15, तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ 15 दिया, बट अगर हम रूट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमने कुछ ऐसा करना है कि अगर मैं रूट भी लेट कर दूँ, हमारा ये फॉर्मूला भी बन जाए, बट रहे वो 15, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि मैं t² लिखूँ माइनस √15 लिखूँ। अब मुझे रूट को हटाने के लिए भी यहाँ पर क्या कर दिया? होल स्क्वायर। अब देखो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो फिर से वही 15 बन जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये a² - b² का फॉर्म बन रही है, जो किसके बराबर होती है? a + b - b, तो इसका मतलब t + √15 और
यहाँ पर लिखते हैं नीचे, है ना। यहाँ पर क्या बना, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 कर दो, है ना, डायरेक्टली बन गया। तो इसको भी 0 के बराबर कर दो और दूसरी टर्म इसको भी 0 के। तो जो पॉजिटिव टर्म वो नेगेटिव की बन जाती है और जो नेगेटिव की टर्म होती है वो बेटा पॉजिटिव की बन जाती है। अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई में फिर से वही, हेयर अल्फा मान लो -15 रूट 15 और बीटा मान लो आप रूट 15 को, ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है, इसी से आपने ये चीज़ सीखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पर कोफिशिएंट देखना। अब अगर इस चीज़ में देखो, यहाँ पर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है और टी इसको जो पहली जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म है ax² वही दी गई है, बट हमें मिडिल टर्म तो दी नहीं, तो हम यहाँ पर भी लेट कर लेंगे 0 ही उसे, ठीक है। तो मैं अगर मानूँ कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², अल्फा कितना है -√15 प्लस यहाँ पर बीटा कितना है प्लस का √15 है ना, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ u² दिया है नहीं तो 0 मानेंगे, और u² कितना दिया हुआ है 1। देखो ये पॉजिटिव की टर्म, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाती है आपस में, यहाँ पर क्या बचा 0, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो 0, तो 0 से 0 वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमने निकालना होता है अल्फा इंटू बीटा जो किसके बराबर होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², है ना। यहाँ पर मैंने u लिख दिया, गलती से t कर लेना इसको, है ना, क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही लिख दिया t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फा कितना है -√15 और बीटा कितना है √15, और कांस्टेंट टर्म कितनी है -15 और t² कितना है 1। आगे यहाँ पर समझना, जब मल्टीप्लाई होते तो रूट से रूट कट जाते हैं, बट जो भी टर्म्स दिख रही है सेम उसको एक बार लिखना होता है, और माइनस तो रहेगा रहेगा, तो यहाँ पर -15 के बराबर हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा वेरीफाई। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया, समझ आ गया तो पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो आई थिंक लास्ट पार्ट है। फर्स्ट टर्म मानो, सेकेंड टर्म मानो, थर्ड टर्म मानो, तो रूल क्या बोलता है, फर्स्ट इंटू थर्ड। पहली टर्म 3 दिख रही है, लास्ट वाली 4 दिख रही है, 3 इंटू 4 12, इनके दो फैक्टर्स बनना, प्लस माइनस करके 1 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 12, तो बनेंगे 3 इंटू 4, यही दो फैक्टर्स बनेंगे। फिर मैंने बोला कि पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखो, जो दो फैक्टर्स हैं इनको एज इट इज उतार दो, दोनों के साथ x वेरिएबल है तो x लगाओ। अब फिर से वही कांस्टेंट टर्म नेगेटिव दिख रही है, सेंटर वाली टर्म जो मिडिल टर्म है वो भी नेगेटिव दिख रही है, तो छोटा नंबर वो होगा पॉजिटिव का और बड़ा नंबर हो जाएगा नेगेटिव का, ये ध्यान रखना। अब दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन निकाला, x दिखा तो x कॉमन निकाला, तो 3x की जगह 1 आ जाएगा। ये ब्रैकेट को एकदम सेम बनाओ, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, बचा माइनस का 4x, तो माइनस लिखा, x तो हमें अंदर दिख रहा है तो बचा 4, तो 4 लिखो, बाहर वाले नंबर को लिखो, और जो सेम ब्रैकेट दिख रहा है उसको एक बार लिखो, इक्वल टू 0 के कर दो। 3x - 4, ठीक है, ब्रैकेट रहने दो डालना, इसको भी 0 के बराबर कर दो, और जो x + 1 है उसको भी 0 के बराबर कर दो। यहाँ पर अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर माइनस का 4 दिख रहा है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये साथ में नंबर है तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर -1 बन जाएगा, दोनों जीरोज निकल गए। अब यहाँ पर पहला जो हमें वेरिफिकेशन करना है ना, वेरीफाई करना, वहीं फिर से हेयर लिखो, अल्फा कितना मान लो -1 मान लेते हैं, और बीटा हम मान लेते हैं बेटा 4/3 को। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा कितना दिख रहा है -1, बीटा कितना है 4/3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लो, -1 है ना, माइनस भी तो दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना दिख रहा है 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। मल्टीप्लाई मैंने क्या बोला, ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से, नीचे वाले नीचे, तो ये कितना हो जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू 1/3। ये क्या चक्कर हो गया, कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी। 3x ये अंदर आ गया, ये सेम है। यहाँ पर इसको सोल्व किया तो ये 4/3, और यहाँ पर ये सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई डाल दिया गलती से, इसका ध्यान रखना। देखो यहाँ पर प्लस आएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। वही तो बोलूँगी, गलत कहाँ से हो गए, हम तो सही जा रहे थे। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 4/3। सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 4 में से 3 के तो 1/3, और यहाँ पर भी 1/3। हो गया वेरीफाई, ठीक है हो गया वेरीफाई, तो हो गया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना होता है बेटा, नेक्स्ट हमने निकालना होता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा कितना दिख रहा है, -1 इंटू बीटा कितना दिख रहा है 4/, यहाँ पर होगा ना मल्टीप्लाई, मैंने गलती से वहाँ पर कर दिया। कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी -4, और एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है 3, तो ठीक है यहाँ पर डायरेक्टली करना है ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले से, तो ये बन जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये हो गया वेरीफाई। सो इसी के साथ 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके जितने भी पार्ट्स हैं मैंने आपको सभी सिखा दिए। आई होप अब आप कभी भी इससे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, और ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम्स में आए तो स्टेप्स को ज़रूर लिखें, क्योंकि यही कंपलसरी होता है, और साइंस का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले यहाँ पर फिर से वही जो हमने सीखा था कंसेप्ट, तो पहले कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था कि जैसे हमारा जो जनरल फॉर्म बन रही थी कौन सी, जैसे हमने ax² प्लस bx प्लस c वाली जो जनरल फॉर्म थी, है ना, तो उससे हमने एक फार्मूला बनाया था। कौन सा फार्मूला बनाया था कि जो x² होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और याद रखना कि जो ये अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किए, इसको ये क्या होता है -b/a होता है, क्योंकि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, और ये क्या होता है बेटा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, देखो पहले क्वेश्चन में हमें जीरो, ये वही रिलेशन जो हमने सीखा था कि जब हमें जीरोस क्या दिए हुए गिवन, तो ये जीरोज ही हैं। जैसे हम अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो जैसे यहाँ पर हमने जीरोज निकाला, जैसे 4/3 और ये -1, तो ये क्या निकाले हमने, जीरोज निकाले। और ये जो याद रखना इसमें कि जो ये पहला वाला होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये सम ऑफ नंबर होता है। और जो ये दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बस इतना सा याद रखना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। आई होप ये चीज़ समझ आ गई। अब हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² को x² रहने दो, माइनस का माइनस रहने दो। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिख रहा है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 लिखो। ये x बाहर दिख रहा है, इसको इधर लिखो, प्लस का प्लस लिखो। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिख रहा है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिखो। समझ आ गए, तो बढ़ते हैं इधर। x² को x² रहने दो, -1/4 x को ऐसे रहने दो, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्या करना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लो 1। अब यहाँ पर सीखना है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 4, तो कुछ नहीं करना, इस 4 को इसके आगे बिठा देना है, और इस 4 को इसके आगे बिठा देना है। तो अगर मैं इसके आगे बिठाया तो ये बन जाएगा 4x²। आगे बिठाने का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। और याद रखना जिसके नीचे वो खुद होगा उसके नीचे हटा दो, और ये बन जाएगा 4। यही हमारा आंसर है। ये होता कैसे, यहाँ पर हम कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने बेसिकली क्या किया, जैसे मेरे पास यही इक्वेशन थी ना, यही चीज़ थी हमारे पास, देखना बेटा, मैंने बेसिकली क्या किया कि जो मेरा एलसीएम था ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म्स के साथ। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो हमारा बना क्या 4x²।
माइनस 4x अपॉन 4 है ना, और यहाँ पर -4। तो यहाँ से जब ये 4 और 4 कटा तो ये क्या बना 4x² -1x-4। तो यही आंसर आया। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट भी बता दिया। फिर से वही लेट करेंगे, जो पहला वाला होगा, पहला वाला वो हमेशा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो √2, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा 1/3। फॉर्मूला लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा √x, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। अब फिर से वही, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, 3 को क्या करना आगे बिठाना है, तो आगे बिठाया तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और जिसके नीचे वो खुद है उसके नीचे हटा दो। हुआ कैसे, यहाँ पर वो समझो हुआ कैसे। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन थी x² माइनस √2x प्लस 1/3, उस पूरी टर्म को जो यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू x² 3x² माइनस 2x और 3/3, 3 से 3 कटा तो बन गया 1, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यही चीज़ लिखी। आप एग्जाम में बस इतना ही करके आना। ठीक है, ये मैंने समझाया आपको कैसे बना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करूँगा ताकि हमारा टाइम सेव रहे, और हम जो इस यहाँ पर टाइम सेव करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। फिर से वही लेट करो। लेट हमने क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा किसको 0 को, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसको बेटा √5 को। फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0। अब जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहा, ये आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। फिर से वही लेट करो। पहला नंबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है -1/4 के, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना हो जाएगा 1/4 के। फॉर्मूला लिखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1/4x, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लाई करो माइनस को, माइनस माइनस प्लस 1/4x और 1/4। अब देखो दोनों तरफ हमें 4 दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो एक लेट कर लो। एक लेट किया तो इन दोनों में को एक मान के, क्योंकि एलसीएम हमें एक ही मानना होता है, तो इसके आगे बिठा दो। तो जिनके नीचे है उनके नीचे हटा दो, तो 4x² बन जाएगा। ये 1/4 क्या बन जाएगा 1x बन जाएगा, और 1/4 भी क्या बन जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर है। इसी के साथ ये जो वन शॉट हमने वीडियो आज आप तक पहुंचाई है ये एकदम हो गई है कंप्लीट। और आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं इस वन शॉट वीडियो में आपको समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और प्ले लिस्ट भी आपको वन शॉट सीरीज़ की जो हमारी चल रही है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहा, ये कर लेना 2 क्वेश्चंस। और इसी के साथ ये कुछ होमवर्क और दे देता हूँ इसी पे, सम ऑफ ज़ीरोज़ पे आप निकालना 2, 1 और √2, 1/3, और एक ये कर लेना आप -1, 1/4, और एक क्वेश्चन आप कर लेना -1, -1। ठीक है, ये होंगे आपके होमवर्क, और जो 2 क्वेश्चन पहले हैं वो भी है। तो इसी के साथ जो हमने आज वन शॉट पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पढ़ा है क्लास 10th का, अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसी की तरह अगर आपको वन शॉट सीरीज़ चाहिए तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं ऐसी चैप्टर वाइज आप तक सीरीज़ पहुँचाता रहूँ। इसी के साथ थैंक यू।